तो इस लेक्चर में हम लोग को देखना है रिडक्शन ऑफ मेटलिक ऑक्साइड टू मेटल। जो मेटलिक ऑक्साइड होती है उसे अब हमें मेटल में कन्वर्ट करना है। अभी तक हमने क्या किया, रोस्टिंग या कैल्सिनेशन की प्रोसेस से हम लोग ने यहाँ मेटलिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन किया। अब मेटलिक ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट करना है, यानी ऑक्सीजन को हटाना, और ऑक्सीजन को हटाना है तो हम उसे रिडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी एक होती है रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज में कुछ एक एलिमेंट्स को रखा जाता है। कैसे रखा जाता है? जैसे हमने लिया सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, मरकरी एंड सिल्वर। बस हम इतने की देखेंगे। ठीक है, ये आपकी इनकी रिएक्टिविटी सीरीज को हम लोग सबसे पहले यहां पर देखेंगे। इसकी एक कॉपी बना लेते हैं, बार बार जरूरत पड़ेगी। ठीक है भाई, तो सबसे पहली बात तो ये होती है, देखिए भाई, हम कुछ एक कंपाउंड्स देखते हैं और उन कंपाउंड पर हम एक्शन देखेंगे। किसका एक्शन देखेंगे? हम हीट का एक्शन देखेंगे, एक्शन ऑफ हीट ऑन सम मेटलिक कंपाउंड। और उसमें सबसे पहली चीज जो आएगी वो आएगी ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स, ठीक है। तो याद रखना, पोटेशियम से लेकर एल्यूमिनियम तक के जितने कंपाउंड होते हैं, ठीक है, इनकी ऑक्साइड्स नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर बन जाती है। नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर इनकी ऑक्साइड बन जाती है। ठीक है, ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर। और जिंक के बाद जितने भी होते हैं ये सब स्ट्रॉन्ग हीटिंग पर, जब हम स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हैं तो ही अपनी ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, और जो एजी पीटी, देखो इनकी कैसे बनेगी भाई? नॉर्मल टेम्परेचर पर बनेगी। जिंक से लेकर कॉपर तक जितने भी हैं ये स्ट्रॉन्ग हीटिंग पर अपनी ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे। दे फॉर्म्स ऑक्साइड ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग। फॉर्म्स ऑक्साइड ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग। क्या ये बात समझ में आई? और ये अपनी ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं नॉर्मल टेम्परेचर। फॉर्म्स ऑक्साइड एट नॉर्मल टेम्परेचर। और इसके नीचे के जितने हैं ये अपनी ऑक्साइड का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, चाहे कितना भी टेम्परेचर क्यों ना हो। डू नॉट फॉर्म ऑक्साइड even on strong heating, even on strong heating। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने इनकी ऑक्साइड किसी भी तरीके से बना दी, किसी भी तरीके से अगर आपने इसकी ऑक्साइड बना दी, तो आप सिंपली उसे हीट कर दोगे तो ये ऑक्सीजन इसकी अलग हो जाएगी और मेटल अलग हो जाएंगे कि नहीं? तो अगर हाँ, अब भाई स्ट्रॉन्ग हीटिंग पर भी अपनी ऑक्साइड नहीं बना रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने इसकी ऑक्साइड बना दी किसी तरीके से, ठीक है, तो आप सिंपली आप इसे हीट करोगे और हीट करने पर मेटल अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। देयर ऑक्साइड
decompose on हीटिंग। हीट करने पर इनकी ऑक्साइड बिल्कुल अलग हो जाती है। जैसे कि हमने ले लिया Ag2O और इसके दो मॉलिक्यूल ले लिए, हमने सिंपली हीट किया, हीट का ये साइन है डेल्टा, तो यहाँ पर ये 2Ag अलग दे देगा और प्लस O2 को अलग निकाल देगा, बिल्कुल सेम ऐसे ही Hg करेगा। ठीक है, अब इसके ऊपर के जितने हैं ये स्ट्रॉन्ग हीटिंग पर आपकी ऑक्साइड बनाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इनकी ऑक्साइड हीट करने पर नहीं टूटेगी। हीट करने पर तो ऑक्साइड बना रहे हैं, तो हीट करने पर नहीं टूटेगी। तो इसे अलग करने के लिए आपको कुछ एक रिएजेंट्स की जरूरत पड़ेगी जिनकी एफिनिटी ऑक्सीजन से इनके कंपैरेटिवली ज्यादा होती है। ठीक है, जिसकी यहाँ पर एफिनिटी इनके कंपैरेटिवली ऑक्सीजन से ज्यादा होती है। जैसे आपकी जिंक ऑक्साइड है, तो आपने यहाँ पर किसी एक रिएजेंट को डाला, सपोज करो आपने कार्बन को डाला इन द फॉर्म ऑफ कोक, कोक के फॉर्म में कार्बन को डाला, तो कार्बन क्या करेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेगा, ऑक्सीजन को अपने साथ में लगा लेगा और ये जिंक यहाँ पर अकेला मौजूद हो जाएगा। तो अगर इन सब की ऑक्साइड्स आपको मिलती हैं तो आप इसे हीट करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। their oxides are reduced by heating in presence of किसकी प्रेजेंस में? रिड्यूसिंग एजेंट। कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट? तो यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट भी कुछ एक फिक्स है, कौन कौन से यूज होंगे। जैसे कार्बन होगा तो इन द फॉर्म ऑफ कोक। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड ये भी अपने आप में एक रिड्यूसिंग एजेंट है, इसे और भी ऑक्सीजन चाहिए। हाइड्रोजन या फिर NH3 यानी अमोनिया, तो इनमें से आप किसी को भी यूज कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है? और इसमें भी एक खास बात याद रखना, इनमें भी एक खास बात आपको याद रखनी है कि जो जिंक है, जो क्या है? जिंक है, जिंक के लिए कोई भी काम नहीं करेगी, ओनली कोक, ओनली कोक, कार्बन इन द फॉर्म ऑफ कोक, सिर्फ यही रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। यानी इसमें हाइड्रोजन भी काम नहीं करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड भी काम नहीं करेगी, अमोनिया भी काम नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ कोक यहाँ पर काम करेगा। बोलो क्या कह रहे? H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और अभी उसकी आपको जरूरत है। ठीक है, अभी आप सिर्फ इतना समझो, जो ऑक्सीजन को निकालेगा वो रिड्यूसिंग एजेंट। इनकी ऑक्साइड इतनी स्टेबल होती है, इतनी स्टेबल होती है कि आप चाहे जितना इन्हें गर्म कर लो, ये ऊपर वालों की बात कर रहा हूं, इनकी ऑक्साइड इतनी स्टेबल होती है कि आप चाहे जितना गर्म कर लो और कोई सा भी रिड्यूसिंग एजेंट डाल लो, इनका ऑक्सीजन अलग नहीं होता है। ठीक है, तो फिर कैसे अलग किया जाए? तो फिर इसके लिए एक ही प्रोसेस बचता है, वो होता है इलेक्ट्रोलिसिस। Their oxides are so stable that it cannot be reduced in presence of reducing agent। reducing agent की प्रेजेंस में भी आपका ये क्या नहीं होगा? रिड्यूस नहीं होंगी इनकी ऑक्साइड। क्या ये बात समझ में आई है? हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? एक्शन ऑफ हीट ऑन सम मेटलिक कंपाउंड। कुछ एक मेटलिक कंपाउंड के अंदर, मेटलिक कंपाउंड के ऊपर हीट का क्या एक्शन होता है, उस चीज को हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। समझ में आई बात? जिसमें हम लोग ने सबसे पहले किससे पढ़ा है? ऑक्साइड्स या मेटलिक ऑक्साइड्स। अब दूसरा हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं दूसरी चीज जो हम लोग यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है? वो है हाइड्रो ऑक्साइड्स।
मेटलिक हाइड्रोक्साइड, ठीक है। फिर से वही बात, अगर सोडियम और पोटेशियम की बात करेंगे तो इसकी मेटलिक हाइड्रोक्साइड इतनी स्टेबल होती है कि हीट करने पर ये टूटती नहीं है, आर स्टेबल टू हीट। इनकी मेटलिक हाइड्रोक्साइड आर स्टेबल टू हीट, स्टेबल टू हीट एंड आर सॉल्युबल इन वाटर, और वाटर में सॉल्युबल भी होती है, सॉल्युबल इन वाटर। बाकी जितने भी हैं इन सब की आपकी जो क्या होती है हाइड्रोक्साइड, वो पानी में सॉल्युबल नहीं होती हैं, याद रखना, ठीक है। कैल्शियम की हल्की फुल्की स्पेरिंग भी सॉल्युबल हो जाएगी, ठीक है। अब कैल्शियम से लेकर अगर कॉपर तक हम बात करें तो इनकी आपकी अगर आप हीट करते हो, अगर इनकी हाइड्रोक्साइड को आप हीट करते हो, जैसे हमने ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया, एग्जाम्पल को थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, जैसे कि हमने यहां पर सपोज करो जिंक ऑक्साइड को लिया, जिंक हाइड्रोक्साइड को लिया और हमने इसे हीट कर दिया, तो हीट करने पर ये क्या देगा, तो हीट करने पर ये मेटलिक ऑक्साइड देता है और साथ में वाटर वेपर्स देता है। ये क्या दे देगा, जिंक ऑक्साइड, और प्लस क्या दे देगा, H2O। समझ में आया ना कैसे बना, जिंक हाइड्रोक्साइड हमने ये लिख दिया है, तो इसने क्या निकाला, H2O, और ये क्या बना है, जिंक ऑक्साइड बना है। इस तरीके से आपके अलग अलग हो जाएंगे, यानी कि आपका ये डिकम्पोज हो जाएगा। इज इट क्लियर, समझ में आ गई है ना ये बात, ठीक है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं these hydroxides on heating gives metallic oxide, मेटलिक ऑक्साइड देता है एंड वाटर वेपर्स। जब गर्म करोगे तो वाटर वेपर्स के फॉर्म में होगा, तो आपको यहां पर क्या मिलते हैं, वाटर वेपर्स मिलते हैं। समझ में आ गई बात, अच्छा। इनकी मेटलिक हाइड्रोक्साइड को अगर हीट करोगे तो क्या होगा, क्या होगा, तो जैसे ये मेटलिक ऑक्साइड दे रहे हैं और वाटर वेपर दे रहे हैं, ये भी देते हैं, पर इनकी मेटलिक ऑक्साइड तो स्टेबल होती नहीं है, ये अभी हमने पढ़ा। तो इनकी मेटलिक ऑक्साइड भी टूट जाएंगी, किसमें, मेटल में और ऑक्सीजन में, ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं दीज मेटलिक हाइड्रोक्साइड, इनकी जो मेटलिक हाइड्रोक्साइड होती है ऑन हीटिंग गिव्स मेटल प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर वेपर्स। देखो इससे रिलेशन है इसका, बाकायदा समझ लेना बहुत अच्छे से, क्योंकि इसकी मेटलिक ऑक्साइड क्या नहीं होती है, स्टेबल नहीं होती है हीट के लिए, और आप हीट कर रहे हो। देखो इन सबको मेटलिक ऑक्साइड देते हैं, ये सब ऊपर वाले मेटलिक ऑक्साइड दे रहे हैं, तो नीचे वाले भी देंगे, पर इनकी मेटलिक ऑक्साइड स्टेबल ही नहीं है, और जब स्टेबल नहीं है तो मेटल अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया, ठीक है। जैसे हमने किसे लिया, Ag2O को लिया, सॉरी AgOH का होल ट्वाइस को हमने यहां पर लिया, या सिंपली AgOH को लिया, 4 AgOH ले लिया हमने, तो ये क्या बनाएगा, तो इसे सबसे पहले तो Ag2O बनाना चाहिए और प्लस क्या निकाल देना चाहिए, वाटर निकाल देना चाहिए। पर इस Ag और O को भी आप अलग अलग कर दोगे, इसे भी आप क्या कर दोगे, अलग अलग कर दोगे, ये Ag अलग हो गया और ऑक्सीजन अलग हो गया, इसे भी अलग अलग लिख दोगे, प्लस O2, तो 4 Ag मिल जाएगा आपको, क्या मिल जाएगा, 4 Ag मिल जाएगा, और क्या मिलेगा आपको, O2 मिलेगा और 2H2O मिल जाएगा, ठीक है। चलो ये मेटलिक हाइड्रोक्साइड के बारे में बात हो गई। अब नेक्स्ट हम यहां पर देखने जा रहे हैं नेक्स्ट जो कंपाउंड हम देखने जा रहे हैं वो है मेटलिक कार्बोनेट्स, मेटलिक कार्बोनेट्स, ठीक है भाई। तो मेटलिक कार्बोनेट में क्या होगा, फिर से वही बात,
सोडियम और पोटेशियम इसके कैसे होंगे, स्टेबल टू हीट। कैसे होंगे, स्टेबल टू हीट, यानी इनके कार्बोनेट्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्टेबल टू हीट। ठीक है, और यहाँ कैल्शियम से लेकर कॉपर तक अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ये हो जाएगा कि अगर आप इसे हीट करोगे तो ये मेटलिक ऑक्साइड दे देगा और क्या दे देगा, कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा। देयर कार्बोनेट्स ऑन हीटिंग gives metallic oxide एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कैसे, जैसे कि हम बात कर रहे हैं जिंक कार्बोनेट ZnCO3, एक ऑक्सीजन जिंक दे देगा, जिंक ले लेगा और यहां से क्या निकाल देगा, CO2 निकाल देगा। बिल्कुल सेम ऐसे ही नीचे वाले करेंगे, पर इनकी मेटलिक ऑक्साइड क्या होती है, अनस्टेबल होती है, तो मेटल अलग टूट जाएगा, ऑक्सीजन अलग, और जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है वो तो आपकी अलग हो ही जाएगी। जैसे ले लिया 2Ag2CO3, इसे हमने गर्म किया तो मेटल अलग मिल जाएगा आपको, ये मिल गया 4Ag, और प्लस आपको क्या मिला है, ऑक्सीजन, और प्लस क्या निकला है, CO2, 2CO2, ये। ठीक है, डिकम्पोज on heating to give metal plus oxygen plus कार्बन डाइऑक्साइड, ये चीजें देते हैं। ठीक है, अब एक लास्ट बचा है नाइट्रेट्स। अब नाइट्रेट्स में क्या होगा बेटा, तो नाइट्रेट्स में यहां से समझना, कैल्शियम से लेकर कॉपर तक, ठीक है, जितने भी नाइट्रेट्स रहेंगे ये NO2 और ऑक्सीजन में टूटेंगे। डिकम्पोज, पहले तो लिख देते हैं मेटलिक नाइट्रेट, नाइट्रेट्स। ठीक है, ये डिकम्पोज होते हैं, डिकम्पोज इनटू मेटलिक ऑक्साइड, मेटलिक ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, ठीक है, प्लस O2। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, हमने लिया जिंक नाइट्रेट को ZnNO3 का होल ट्वाइस, और हमने इसे कर दिया हीट, तो हीट करने पर ये टूटेगा किसमें, ZnO में, और प्लस क्या देगा, O2, और प्लस क्या देगा, NO2। अब आप इसे बाकायदा बैलेंस कर सकते हो, आगे आपने 2 लगा दिया, 2 ZnO बनेंगे, 2 NO2 बनेगी आपकी, और O2 का फॉर्मेशन। क्लियर है, समझ में आ गई बात। अच्छा, नीचे वाले क्या करेंगे, ये डिकम्पोज किस में हो जाएंगे, इनटू मेटल अलग मिल रहा है, ऑक्सीजन अलग मिल रहा है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आपको अलग मिल, जैसे AgNO3 हमने इसे ले लिया, तो ये टूट जाएगा Ag में, और प्लस 2NO2 में, और प्लस O2। ऊपर वाले क्या होंगे भाई, ऊपर वालों का क्या होगा बताइए, स्टेबल टू हीट, पर नहीं, ये स्टेबल टू हीट नहीं होते। बस नाइट्रेट में इस बात को याद रखना है, ये टूटते हैं मेटल नाइट्राइट में और ऑक्सीजन में। डिकम्पोज, डिकम्पोज इनटू मेटल नाइट्रेट, मेटल नाइट्रेट तो थी, मेटल नाइट्राइट में प्लस ऑक्सीजन में। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिया 2KNO3 और हमने से हीट किया, तो
पोटेशियम नाइट्रेट था, तो पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, KNO2। इसमें टूट जाएगा आपका ये, प्लस आपका क्या दे देगा, ऑक्सीजन, क्या दे देगा, ऑक्सीजन दे देगा। ठीक है, तो यहां पर आपको ये दो बनाना है और एक एक ऑक्सीजन दोनों मॉलिक्यूल ने दिया, तो इसने क्या बना लिया, O2 बना लिया। ठीक है, तो ये जो चार्ट रहेगा, ये चार्ट बहुत अच्छे से आपको याद करना, किस किस के लिए आपको किस किस की जरूरत पड़ेगी, ये चार्ट को आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर देखना पड़ेगा। कोई प्रॉब्लम इसमें, बोलो भाई, समझ में आ गई ये बात। तो रिएक्टिविटी सीरीज को आपको अच्छे से देखना पड़ेगा, किस किस की कौन कौन सी पोजीशन है, और प्लस उनके कंपाउंड्स जो है वो कैसे टूटते हैं, कौन से क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं, इस चीज को आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर याद करना पड़ेगा। ठीक है, और जितने ऊपर वाले हैं जो इलेक्ट्रोलिसिस से टूट रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस से जिनकी आपका ये टूट रहा है, कौन, मेटलिक ऑक्साइड टूट रही है, दे आर डिकम्पोज्ड बाय, ये वाली मैं लिख देता हूँ, डिकम्पोज्ड, इनकी ऑक्साइड डिकम्पोज्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस, ये इलेक्ट्रोलिसिस से टूटते हैं। और इलेक्ट्रोलिसिस से पहले के चैप्टर में आपने पढ़ रखा है, पढ़ रखा है कि नहीं, तो इनके जो कंपाउंड रहेंगे। ठीक है, तो इतना बड़ा पैराग्राफ जो आपकी बुक में दे रखा है, ये पूरा का पूरा यहीं पर आपका ये सॉल्व हो जाता है। ठीक है, पूरा एक जो कॉलम आपको दे रखा है, और फिर बस जब आपका ये मेटलिक ऑक्साइड आपको यहाँ पर मिल जाती है, मेटलिक ऑक्साइड मिल जाती है, मेटलिक ऑक्साइड को आपने रिड्यूस करके मेटल ले लिया, तो बस मेटल की अब आपको क्या करनी है, रिफाइनिंग करनी है। और ये रिफाइनिंग लास्ट स्टेप होता है, कि अब आपको क्या करनी है, रिफाइनिंग करनी है। मेन बात ये है, क्वेश्चन क्या है आपका, अगर आपके पास में जिंक कार्बोनेट है, आप रोस्टिंग या कैल्सिनेशन कर रहे हो, उसे गर्म कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आपके पास में कार्बोनेट है, आपने गर्म किया, तो गर्म करने पर यहां पर रिडक्शन के लिए आपको कोई भी दूसरा मेथड लगाने की जरूरत नहीं है, दूसरा मेथड लगाने की जरूरत नहीं है। पर यहां पर ये जिंक ऑक्साइड दे रहा है, तो अब रिडक्शन के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, तो देखो ये जितनी भी मेटलिक ऑक्साइड बन रही है, तो मेटलिक ऑक्साइड वाले केसेस कहां पहुंच जाएंगे, फिर यहां पर आप करोगे कि नहीं करोगे। मेन चीज क्या बनी है, ये बनी है ऑक्साइड वाली, एक्शन ऑफ हीट ऑन द ऑक्साइड्स। अब जिंक कार्बोनेट, जिंक ऑक्साइड इसमें आ गया, जिंक कार्बोनेट को आपने हीट किया तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, जिंक ऑक्साइड में। और जिंक ऑक्साइड के लिए आप क्या यूज करोगे, कोक, कोक के साथ में से गर्म करोगे तो आपको मेटल मिल जाएगा, इसका रिडक्शन हो जाएगा। अब कोई मेटल है, सपोज करो आयरन का है, और वो नाइट्रेट के फॉर्म में है, फेरस नाइट्रेट या फेरिक नाइट्रेट के फॉर्म में, आपने उसे गर्म किया, अब यहाँ पर आयरन ऑक्साइड मिल गई कि नहीं मिल गई। अब आयरन ऑक्साइड मिल गई तो अब उसका क्या करोगे, यहां पर आ गए, कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट का यूज कर सकते हो। ठीक है, अब कैल्शियम कार्बोनेट आपका था या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, आपने से गर्म किया, कैल्शियम ऑक्साइड मिल गया, तो कैल्शियम ऑक्साइड मिल गया, तो अब आपको मालूम है चाहे जितना आप हीट कर लो, कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट डाल दो, कुछ नहीं होगा, तो इसके लिए इलेक्ट्रोलिसिस ही लगानी पड़ेगी। तो ये सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, और जब ये इंटर रिलेटेड है तो इसी चीज का आपको यूज करना है, इसीलिए हमने सबको एक पंक्ति में लाकर खड़ा कर, प्लस आप बुक में से भी ये पढ़ेंगे, इसका ये जितना टॉपिक है। और फिर इसके बाद में हम लोग देखेंगे रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। अब जो आपको मेटल मिल गया, यानी इस वाले चार्ट को यूज करते हुए, कौन से, ये वाले चार्ट को, ऑक्साइड वाले, इसे आप यूज करते हुए आपको मेटल मिल गया। अब इस मेटल की आपको क्या करनी है, रिफाइनिंग करनी है, रिफाइनिंग ऑफ मेटल, क्योंकि मेटल अभी आपका प्योर नहीं है। ठीक है, तो इस रिफाइनिंग ऑफ मेटल को अपन पढ़ेंगे कल, रिफाइनिंग में क्या होता है क्या नहीं होता है। और आज आप इस चार्ट को बहुत अच्छे से याद करके आएंगे, कल मैं पूछूंगा कहीं से। ठीक है, और प्लस आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए, कौन किसके नीचे कैसा क्या है। इसके हर एक कंपाउंड को आप बनाइए, उसके ऊपर हीट का साइन लगाकर बाकायदा कंडीशन आपको लिखनी पड़ेगी, कंडीशन यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। जैसे ये हो गया आपका, तो यहाँ पर आप कुछ भी लिखोगे, कुछ साथ में लिखोगे, जैसे कार्बन लिखोगे, या आप कार्बन मोनोऑक्साइड लिख दोगे,
एरो के ऊपर ही, या हाइड्रोजन लिख दोगे या NH3 लिख दोगे, ये कंडीशंस लिख दोगे, ठीक है। तो इन सभी की आप ये बनाएंगे कंडीशंस के साथ में, सभी की रिएक्शंस बना के लेकर आएंगे, किसके साथ में क्या करते हैं।